राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। बंगाल में बड़े मजेदार दृश्य देखने को मिल रहे हैं। जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, ममता बनर्जी जहां भी जाती हैं या तृणमूल कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता या छोटा भी नेता जहां दिखाई दे जाता है पब्लिक को, वहां पे पीसी चोर, भाईपो चोर। पीसी शायद बंगला में दीदी को बोलते हैं, बहन को या जो भी है। पर वो पीसी का मतलब अब जो भी होता हो, पर वो ये संबोधन है ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी जिस टीएमसी के राज में 15 साल तक आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट जो टीएमसी के खिलाफ लिखी गई हो या टीएमसी की जिसमें आलोचना हो या टीएमसी के छोटे भैया नेता की भी अगर आलोचना है और उस पोस्ट को आपने सिर्फ लाइक भर कर दिया, सिर्फ लाइक कर दिया, उस पर कमेंट और शेयर तो बहुत बड़ी बात है, या पोस्ट खुद लिख दी ये तो बहुत बड़ी बात है। किसी अन्य की लिखी गई पोस्ट को, मान लो मैंने दिल्ली में बैठ के पोस्ट लिखी कोई टीएमसी की आलोचना करते हुए, और अगर आप कलकत्ता में रहते हैं और आपने उस पोस्ट को वहां लाइक कर दिया और किसी टीएमसी कार्यकर्ता को पता लग गया, तो शाम को 4 कार्यकर्ता, उनको आप जब भी हम टीएमसी का कार्यकर्ता कहें तो आप उसको ब्रैकेट में गुंडा स्वयं पढ़ लें। टीएमसी के गुंडे आपके घर पहुंच जाते थे और आपको जितना जलील कर सकते थे, आपको और आपके परिवार का रहना दूभर कर देते थे। आपके खिलाफ झूठे केसेस ला दिए जाते थे। कोई जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को 14 साल बाद कोर्ट ने अभी बरी किया, उन्होंने एक पोस्ट को लाइक किया था। उस ममता बनर्जी को पब्लिक देखते ही चोर चोर चोर, पीसी चोर, भाईपो चोर। भाईपो जो वर्ड है वो बांग्ला में भतीजे को कहा जाता है, तो अभी ये अभिषेक बनर्जी के लिए है कि दीदी चोर, भतीजा चोर। और टीएमसी का कोई कार्यकर्ता जहां दिख जाए, अभी तो चलिए अभी भी पुलिस की का बहुत ज्यादा बंदोबस्त है, और अभी भी जो अमित शाह जी ने वादा किया था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस 2 महीना तक बंगाल में तैनात रहेंगी, अभी भी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स है। जिस दिन हट जाएगी उस दिन क्या होगा। बड़ा रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अभिषेक बनर्जी का एक बयान आता है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं का जीना मुहाल हो गया है, वो असुरक्षित हैं, उनकी जीवन खतरे में पड़ गया है और घर छोड़ के भाग गए हैं सब। एकदम सही बात है। टीएमसी का छोटे से लेकर बड़ा, गली लेवल का जो गुंडा था, जो पाड़ा क्लब चलाता था, कैरम क्लब, वहां से लेके एमएलए एमपी तक। अब एमएलए एमपी को तो पास तो सुरक्षा का बंदोबस्त होता है, इसलिए वो तो है अपने घरों में, पर आम जो टीएमसी का गुंडा था ना, जो वसूली करता था, वो तब अपना घर नहीं, अपना इलाका छोड़ के भाग गए हैं, भूमिगत हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है पब्लिक अगर पा गई तो चिंदी चिंदी। ये तो है टीएमसी के गुंडों की हालत, कार्यकर्ताओं की हालत। टीएमसी के कैडर का तो ये हाल है जब से रिजल्ट आया है। उसके बाद बड़े बड़े लीडर्स अरेस्ट हो रहे हैं। एक कोई गार्गा चटर्जी हैं, वो उनका कोई संस्था चलाते थे, वो अरेस्ट हुआ है। एक और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भर्ती के घोटाले में कोई मिनिस्टर था, वो अरेस्ट हुआ है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर हो गई है, वो कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं खुद। तो जो ममता बनर्जी या जो टीएमसी सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, खुद की अपनी सरकार में जो है सड़कों पे उतर के आंदोलन कर लेती थी, जो अपने एक अदना से कार्यकर्ता को छुड़ाने के लिए थाने में घुस के छुड़ा के ले आती थी। चलो अब तो थाने में घुस के गार्गा चटर्जी को या किसी को छुड़ा नहीं सकती है, पर प्रदर्शन तो कर सकती है, विरोध तो कर सकती है, बयान तो दे सकती है। अपने कार्यकर्ताओं को 10-50 को बोल के बोले सड़क जाम कर दो,
प्रदर्शन कर दो, कोई पॉलिटिकल मीटिंग कर दो, कुछ नहीं। पार्क सर्कस में पुलिस ने बोला कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, फ्राइडे को नमाज नहीं पढ़ने दी। उसके विरोध में लोग सड़कों पे उतर आए, पब्लिक दौड़ा के मारा, लाठीचार्ज हुआ, सड़क पे सिर्फ जूते चप्पल दिख रहे थे, भागते हुए, जान बचाते हुए भाग रहे थे। एक बयान भी नहीं आया किसी टीएमसी के नेता का कि ये क्या हो रहा है। अवैध जो कब्जे थे सरकारी जमीनों पे, अवैध निर्माण, अवैध फैक्ट्रियां, अवैध बिल्डिंग्स, अवैध अतिक्रमण, झुग्गी झोपड़ियां सरकारी जमीनों पर, हावड़ा स्टेशन के सामने पूरी की पूरी रेलवे की जमीन पे अतिक्रमण था। हम तो जब बंगाल गए तो देख के दंग रह गए, रेलवे प्लेटफॉर्म पर। कौन से रेलवे? किसी एक पे नहीं, बंगाल से कलकत्ता हावड़ा से 100 किलोमीटर दूर चले जाइए, लोकल पकड़ के, लोकल ट्रेन पकड़ के, हर छोटे बड़े स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, हॉल्ट्स पे भी रुकती है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे पूरा फुल बाजार ना लगता हो। अरे भाई, स्टेशन पे आपने देखा हुआ एक आध चाय की दुकान होती है, वो भी रेलवे द्वारा ऑथराइज्ड होती है ना, आईआरसीटीसी की चाय की दुकान होगी, एक आध चाय पकौड़ी की होगी, या जो भी ठेकेदार का हो जाए, दो चार, एक आध फल फ्रूट की दुकान होगी। होलसेल की आलू और प्याज की मंडी हमने देखी और वो हमारे साथ बंटी भैया थे, उन्होंने तो वीडियोस बनाई थी। होलसेल मंडी रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, और किसी एक पे नहीं। बंगाल के किसी भी रूट पे चले जाइए 100 किलोमीटर तक, अरे उस 100 किलोमीटर में हर 10 किलोमीटर पे एक रेलवे स्टेशन पड़ेगा। हर स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पे फुल स्केल बाजार, जहां रेडीमेड कपड़ा से लेके जूता चप्पल, ज्वेलरी, हाई हाउ, जो कुछ आप सोच सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक मछली बाजार नहीं था प्लेटफॉर्म पे, फल फ्रूट था, सब्जी थी, और बाकी मोची थे, और जो भी आप समाज का दुकानदारी सोच सकते हैं वो सब हो रही थी। चाय पकौड़ी की दुकानें थी, समोसे बिक रहे थे। ये तो मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर बता रहा हूं, स्टेशन के बाहर वाले एरियाज में तो भूल जाओ। कल हावड़ा स्टेशन पे बाकायदा जेसीबी से जगह खाली कराई है। टीएमसी के कोई कार्यकर्ता ऐसे मुंह से चू नहीं बोला, कोई पत्रकार वार्ता नहीं करी कि ये गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, गरीब को उजाड़ने से पहले उसको रोजगार दो, उसकी दुकान तोड़ने से पहले उसको पक्की दुकान बना के दो, तब उसकी दुकान उजाड़ना। अच्छा, ये सिर्फ बंगाल में क्यों दिखाई देता? दिल्ली में तो किसी प्लेटफॉर्म पे आपने बाजार नहीं लगा देखा? या आप बताइए और देश की किसी और हिस्से में लगता हो तो मुझे पता नहीं है। साउथ में कहीं आपने देखा है कि रेलवे स्टेशन पे पूरा प्लेटफॉर्म पे पूरा बाजार लगाओ? सिर्फ कलकत्ते में ही क्यों है, बंगाल में ही क्यों है? क्योंकि सिर्फ बंगाल में ही अराजकता थी। उस अराजकता को अब जो नई सरकार आई है वो सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे, अरे एक दिन में तो हो नहीं जाएगा सब, क्योंकि आखिर बंगाल के ही लोग हैं ना, और उसमें तो बहुत से लोग होंगे जो जिन्होंने भाजपा को वोट दिया होगा। अब जब उनके बिजनेस घर द्वार उजड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनको दिक्कतें होंगी। सरकार के लिए आसान काम नहीं होगा, बहुत टेढ़ा काम होगा। लोगों ने कहा जी हम बहुत जल्दी समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में अनपॉपुलर होने का सरकार को खतरा है, इसके बावजूद सरकार ये काम कर रही है। हावड़ा स्टेशन खाली कराना, इस तरीके से हम सियालदह स्टेशन गए थे, स्टेशन से 1 किलोमीटर आगे तक इतनी पतली गलियां थी क्योंकि हर गली पर, हर रास्ते पर बाजार का कब्जा था, अवैध अतिक्रमण। खैर साहब, इसके अलावा जितनी सरकारी जमीनें हैं उस पे अवैध कब्जे, झुग्गी झोपड़ियां,
सड़कों पे नमाजें, अवैध मस्जिदें, अवैध मदरसे, इन सबको खाली करा रहे हैं। टीएमसी की तरफ से कोई विरोध की आवाज आ रही है? नहीं आ रही ना। क्यों? अब सवाल यह है कि अच्छा, पब्लिक में टीएमसी का इतना भयानक विरोध है, अच्छा और क्या पॉलिटिकल पार्टियां का चुनाव नहीं हारती क्या? मुलायम सिंह चुनाव हारे थे, बहुत नाराज थी पब्लिक, बहुत जन आक्रोश था उनके खिलाफ। कार सेवकों की हत्या के आरोप हैं, उनके हाथ कार सेवकों के खून से रंगे हैं, पर आज तक किसी समाजवादी पार्टी के सफाई परिवार के किसी व्यक्ति को, किसी बड़े नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, यहां तक कि लोकल कार्यकर्ता, गांव के कार्यकर्ता के खिलाफ आपने इस तरह का देखते ही पब्लिक मारने के लिए दौड़ा ले, चोर 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 चोर, बकाव साले को मारो, ये ऐसा सुना कभी? आज तक हमने आज तक नहीं देखा। चाहे कुछ हो जाए, सारी पार्टियां चुनाव हारती हैं, जीतती हैं। मैंने तो आज तक देश में कहीं नहीं देखा कि हारने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पब्लिक इस तरह मारने के लिए दौड़ा ले कि उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। पता नहीं किसने एक बयान दिया कि टीएमसी के नेता ने बयान दिया है कि हम शुभेंदु अधिकारी जी के धन्यवादी हैं कि उन्होंने हजारों हजारों टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचा ली, नहीं तो उस दिन हजारों लोग मारे जाते पोस्ट पोल हिंसा में। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन रात को। तो ये सिर्फ बंगाल में क्यों देखने को मिलता है? एक सवाल है ये, क्योंकि बंगाल जितना एनार्की, हम लोग कहते थे ना कि बिहार में जंगल राज है या आजकल पंजाब में जंगल राज है, अजी साहब बंगाल के सामने तो 0.1% भी नहीं है, 0.1%। बिहार में भी रेल में एनार्की होती थी, पर क्या एनार्की थी? सिर्फ इतनी कि दिन के टाइम आम पब्लिक जो डेली कम्यूटर्स थे वो स्लीपर में घुस के आपकी सीट पे बैठ जाते थे, वो भी आप बहुत ऑब्जेक्शन करते थे तो उठ जाते थे। उनको 10, 20, 50 किलोमीटर की यात्रा करनी होती थी लोकल स्टेशनों में, तो दिन में जनरल टिकट धारी स्लीपर में घुस जाता है, एमएसटी धारी। इसके अलावा मैंने और रेल में कोई अनारकी नहीं देखी। कभी इक्का दुक्का घटनाएं होती थी जब ट्रेनें लूट ली जाती थी, ट्रेन डकैती होती थी, पर ऐसी अनारकी जो आपको बंगाल में दिखाई देती है, ऐसी कभी नहीं देखी हमने आज तक। ये नहीं, एक आध कोई हो गया होगा कि पूरे समाज में टोल बूथ लगा के जो है हर गाड़ी से 10, 20, 50, 100, 200, 500, हर ट्रक से 1000 रुपया वसूला जा रहा है, हर रोड पे अवैध टोल बूथ बने हुए हैं। ऐसी अराजकता हमने कहीं नहीं देखी। पंजाब में बड़े बड़े व्यापारियों को अमेरिका से बैठा कोई गैंगस्टर फोन करके 1 करोड़ रुपया वसूल लेता है। हरियाणा में भी खूब चल रहा है। मैंने एक हरियाणा के एक बड़े नेता से सवाल पूछा कि आपके यहाँ ये सब चल रहा है, आप की सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही? कहते जी एक तो पहली समस्या ये कि साले अमेरिका में बैठे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना बड़ा मुश्किल है, और हर कोई योगी जी नहीं ना होता कि जो पैसा वसूली करने आया था या जो फोन करने आया था या जिसने घर पे चिट्ठी फेंकी थी या जिसने खिड़की पे फायर किया था उसके पैर में गोली मार दें, उसको जान से मारते हैं, एनकाउंटर कर दें। योगी जी तो ये करते थे, बिहार में नायब सिंह सैनी नहीं कर सकते। मैंने पूछा और दूसरा, कहता जी बात यह कि 1 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया वसूल देने वाले हरियाणा में कितने लोग हैं? 2, 4, 10, 20 लोग चुपचाप दे देते हैं। आम आदमी का जीवन प्रभावित नहीं ना है, किसी आम आदमी से नहीं ना वसूली हो रही है। हरियाणा में 10-20 लोगों से हो गई होगी। बंगाल में तो आम आदमी से वसूली थी। अगर आपको अपने घर का वही बड़ा चर्चित ये उदाहरण है कि अगर आपको अपने घर का रेनोवेशन कराना है और आपको 4 कट्टा सीमेंट का, 100 फुट बालू और सरिया सीमेंट पेंट का सामान लेना है, तो आप बाजार नहीं जाते थे, आप टीएमसी ऑफिस जाते थे।
अपनी लिस्ट सबमिट करते थे तो वो एक दुकान आपको असाइन करते थे और 100 रुपए की चीज 130 रुपए में खरीद के लेके आते थे। ये एनआरकी थी बंगाल में। तो अब जब रिजल्ट आया है तो पब्लिक वो, अच्छा ये एनआरकी सिर्फ टीएमसी की नहीं थी, हालांकि इस लेवल पे नहीं थी, पर सीपीएम द्वारा ये शुरू की गई थी। ये क्लब कल्चर, हर पाड़े में जो है गुंडों का नेटवर्क, हर गली में टीएमसी के गुंडे, एक एक घर का हिसाब, एक एक वोट का हिसाब रखना, ये सीपीएम से इनहेरिट किया था टीएमसी ने। अब टीएमसी की सरकार चलेगी, बीजेपी की आ गई है, तो पब्लिक वो तमाम 50 साल का जो गुस्सा और मतलब जो अत्याचार हुए हैं ना, उनके बदले लेने पे उतारू है। इसलिए ऐसा सिर्फ बंगाल में देखने को मिलता है और हमने आज तक कहीं नहीं सुना। पर सवाल यह आगे क्या होगा? टीएमसी जिंदा बचेगी? टीएमसी एज अ पार्टी का क्या भविष्य है? जो पब्लिक रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे तो लगता है कि अभी भी जो टीएमसी को लगभग 38-40% वोट मिला है, इसमें से आधा भया दोहन का वोट है, कम से कम हिंदुओं का तो है। मैं तो कहता हूं कि अगर बंगाल में दोबारा चुनाव करा लिए जाएं तो बीजेपी 250 सीट जीतेगी। सिर्फ वो जो एक्सट्रीम मुस्लिम बहुल सीटें हैं वो टीएमसी के पास बचेगी और कम से कम 10% वोट और टीएमसी का खिसक के बीजेपी के पास आ जाएगा। तो अभी जो 46-47% वोट है, ये 57-58-60% तक जा सकता है, क्योंकि इस बार भी पब्लिक ने वोट दिया है वो पूरी तरह निर्भय होकर नहीं दिया था। लोगों को, मैं तो कह रहा हूं, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन 1 बजे तक भरोसा नहीं था, मुझे खुद नहीं था। 1 बजे तक भी मैं आशंकित था, 1 बजे तक। तो वहां की आम पब्लिक क्यों नहीं रही होगी? कहीं कहीं हंग असेंबली आ जाती, या टीएमसी जो है 120, अभी जो 80 सीट पे सिमटी, कहीं 120 के आसपास आ गई होती तो कांग्रेस और सीपीएम तो तुरंत समर्थन दे देते। भाजपा को तो वो देते नहीं, तो चाहे लंगड़ी से फिर सरकार बना लेती। तो पब्लिक तो आशंकित थी ना, डरी हुई थी। आज पब्लिक निर्भय हो चुकी है। आज अगर कभी कभी चुनाव होगा, आगे जब कभी होगा, तब टीएमसी की पोल खुलेगी कि एक्चुअल वोट कितना है टीएमसी के पास। तो अब सवाल यह कि अगले वोट तक, अगले किसी चुनाव तक टीएमसी जिंदा भी रहेगी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए काडर? जिस तरीके से पलायन हो रहा है, अभी तो बीजेपी ने रोक लगा रखी है, क्या खबरदार कोई टीएमसी का गुंडा वोटर शिफ्ट हो जाए, वोटर गले में, क्योंकि वोटर तो बेचारा डर के मारे उधर था, वोटर तो डर के मारे जो है अपने घर पे टीएमसी का झंडा लगाता था। तो वोटर अगर भगवा झंडा लगा ले अपने घर पे और गले में जो है रामनामी ओढ़ ले और भगवा लपेट ले मेरी तरह, पर उन्होंने कहा ना, कैडर नहीं, जो गुंडा है रहा है उसको नहीं बीजेपी में आने देना है, उस साले को भगा के रखो। और मुझे अभी भी डाउट है अगले 5 साल तक ये सो कॉल्ड टीएमसी के गुंडे अपने घरों में वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, मुझे डाउट है, पूरा डाउट। सिर्फ इसलिए नहीं कि पब्लिक का आउटरीच है, ना 10-15 साल पुराने वायलेंस के केसेस खुल गए और वहां तो बकायदा कार्यकर्ता घूम घूम के लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप से 10 साल पहले भी कोई एट्रोसिटी, आपके साथ कोई गुंडागर्दी कुछ हुआ है, किसी ने आपको गाली दी, मारपीट की या धमकाया था, उसकी भी एफआईआर अब करो, अब 10 साल बाद करो। तो बात यह कि टीएमसी के पास कुछ बचेगा? नेता सब भागने को तैयार बैठे हैं या घर बैठ गए हैं। उनको पता है कि हमारी गुंडागर्दी, और क्योंकि गुंडागर्दी के बल पर राजनीति थी, इसलिए गुंडागर्दी गई तो राजनीति भी गई, खत्म। सिर्फ मुसलमानों के बल पे आप राजनीति नहीं कर सकते। और मुसलमान तो आज तक किसी का सगा हुआ ही नहीं। उनको तो कि भाई जो बीजेपी को हरा रहा उसको वोट दो। अब तक तुम हरा रहे थे, तुमको दे रहे थे, कल को कांग्रेस में चले जाए तो वापस सीपीएम में चले जाएंगे।
और नहीं तो अरे हमने तो देखा घर बैठ जाएंगे, वोट नहीं देंगे। 2019 की लोकसभा में मैंने देखा, पूरा यूपी घूम के देखा, नहीं निकले वोट डालने, पता नहीं क्यों नहीं निकले। आज तक उस पहेली को हम सुलझा नहीं पाए। मैं और मेरे साथ बहुत सारे मित्र थे, हम लोगों ने सबने एक एक बूथ पे जाके हम एक अभियान के तहत वो काम कर रहे थे। 1 महीना हम लोग लोकसभा चुनाव में रहे थे और हमारे पास सभी मुस्लिम बहुल बूथ्स की सूची थी। यहाँ 90% मुसलमान है, यहाँ 80% है, यहाँ 75% है, ऐसे करीब 50 बूथ थे मेरे पास आजमगढ़ में। उस 50 में से 40 तो हमने कवर किए थे सारा दिन में। और शाम को 3-4 बजे की रिपोर्ट ये थी कि कहीं 16% वोट, मतलब आजमगढ़ शहर में शिबली कॉलेज में 5 या 6 बूथ लगते हैं, उसमें कुछ हिंदू बहुल बूथ भी हैं और कुछ मुस्लिम बहुल हैं। तो जो मुस्लिम बहुल 3 बूथ थे, शायद 4, जहां मोर देन 80% मुसलमान थे। 24% पोलिंग हुई थी शाम 5 बजे तक, ओनली 24%। और जहां हिंदू वोट था वहां 60-65-70% तक पोलिंग थी, जहां हिंदू वोटर था। एक कॉलेज में 6 बूथ बनते हैं, शिबली कॉलेज आजमगढ़। एक वहां बिलरियागंज है, वहां 16% वोट पड़ा था। दिन में हम लोग गए थे करीब 2 बजे। तो मुसलमान क्या है, मुसलमान किसी का सगा नहीं है, वो तो टैक्टिकल वोटिंग करता है। उसको ना टीएमसी से कोई मतलब है, ना सपा से मतलब है, ना राजद से मतलब है, ना कांग्रेस मतलब। वो तो जैसे उन लाल बत्ती वाले बाजारों में नहीं, शाम को ओठलाली लिपस्टिक लगा के मेकअप करके खड़ी हो जाते हैं कि जो दाम देगा उसके साथ चली जाएंगे। मुस्लिम वोटर तो वो है। डील बताओ क्या है। तो बात यह है कि टीएमसी वाकई अगले चुनाव तक एज अ पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव करेगी। और जिस तरीके से पब्लिक गरिया रही है, पीसी चोर भाईपो चोर, पीसी चोर भाईपो चोर, तो पीसी और भाईपो के चेले, टीएमसी के नेता कार्यकर्ता गुंडे, इतना पब्लिक आउटरीच कितने दिन बर्दाश्त कर पाएंगे, ये देखने का विषय है। और एक चीज, इसका असर पंजाब में और उत्तर प्रदेश के चुनाव पे क्या होने जा रहा है, इसको बहुत गौर से देखने की जरूरत है। ये एक एकाकी घटना नहीं है। बंगाल का चुनाव और बंगाल का रिजल्ट पूरे देश के चुनाव, पूरे भारत की राजनीति को बदल देने वाला चुनाव है। इसमें भी बहुत लंबी चर्चाएं होंगी। इसकी असल समीक्षा तो अब शुरू होगी कि बंगाल में जो हुआ है वो कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम था। हिंदू कंसोलिडेशन, आज के बाद हिंदू विरोधी छवि वाले राजनीतिक दल अब इस देश में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप प्रो मुस्लिम छवि बनाइए, बहुत अच्छी बात है। एंटी हिंदू छवि आप बना के राजनीति भारत में नहीं कर पाएंगे, ये बंगाल ने बता दिया है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में फिर से बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।